अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 12 फर्स्ट टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन होती है और पीरियोडिक मोशन को अगर नेचुरल फिनोमेनास की शक्ल में डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ट्यूनिंग फॉक, रॉकिंग चेयर और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करती हैं। चलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन about its mean position and it is a periodic motion which repeat itself after an equal interval of time। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन और फिर उसको रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन। इसकी कुछ बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। तो आप कह लें कि एक सिंपल पेंडुलम को रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो वो टू एंड फ्रो मूव करता है, वही बेसिकली कहलाती है oscillatory motion। A mass oscillating at the end of a spring in a horizontal or vertical plane when pulled and released। तो आप कह लें बेशक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की बात की जाए तो जब इसे पुल करके रिलीज किया जाए तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। इसी तरह से वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऊपर हैमर मारा जाए तो फिर क्या होगा? ये वाइब्रेट करेगा, बेसिकली ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा, वही क्या कहलाएगी? ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, द एटम्स आर मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड सबस्टेंस ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड सबस्टेंस में जो पार्टिकल्स की मोशन होगी अबाउट देयर मीन पोजीशन। मोशन ऑफ अ स्विंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा जो झूला रह रहा है वहाँ पर उसकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? ऑसिलेटरी मोशन। या फिर आप कह सकते हैं एयर मॉलिक्यूल ऑसिलेट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर, तो आप कह लें वो भी ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप कह लें कि लाइक गिटार, वायलिन हैव स्ट्रिंग अटैच्ड टू देम टू प्रोड्यूस म्यूजिक बाय वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पर बेटा गिटार में भी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए आप क्या करते हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। इनको आप कह लें कि जब भी हम टच करते हैं, वायलिन बजाते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन की वजह से म्यूजिक पैदा होता है। द विंग्स ऑफ अ बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइंग, तो आप कह लें कि ये भी अपने परों को फड़फड़ाते हैं, बेसिकली ये भी ऑसिलेटरी मोशन होती है अबाउट देयर मेन पोजीशन। यहाँ पर बेटा एक मेन पॉइंट है डिस्कस किया जा रहा है। ऑल द बॉडीज undergoes vibratory or oscillatory motion have an equilibrium or mean position। जहाँ से बेटा आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करें तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स which brings it back to its equilibrium position and it causes vibration or oscillation मोशन ऑफ द बॉडी। तो आप कह लें कि जब भी हम रेस्ट पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी जो उसको वापस जो है ना वो खींच कर लाएगी मीन पोजीशन की तरफ, जिसकी वजह से इसमें मोशन पैदा होंगी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या साइकिल कह लें ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। या फिर बेटा आप इसको अल्टरनेटिवली यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाइब्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्रॉसिंग मीन पोजीशन। तो वो क्या कहलाती है? वन वाइब्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ए पॉइंट से शुरू हुए, दूसरे ए पॉइंट की तरफ गए और फिर जब वापस आप मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा वो वन वाइब्रेशन कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बेटा एक्स के साथ डिनोट करते हैं और बेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में ओ से लेकर किसी भी पॉइंट आप सी कह लें, यहाँ पर कोई पॉइंट है वहाँ तक का जो फासला होगा वो कहलाएगा एक्स।
जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके यूनिट मीटर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड बेसिकली मैग्नीट्यूड होती है किसकी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। आप कह लें मीन पोजीशन की किसी भी साइड पर जो मैक्सिमम आपके पास मैग्नीट्यूड होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या कहलाएगा, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बेशक वो लेफ्ट साइड की बात करें या राइट साइड की बात करें। इसे हम बेटा डिनोट करते हैं एक्स नॉट के साथ। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं ओ ए या ओ बी इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो कि इसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। तो हम कह सकते हैं वो एनर्जी को मेजर करता है। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरिड बाय द वेव एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। तो डेफिनेटली बेटा टाइम की यूनिट सेकंड ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी के बराबर होती है। और अगर बेटा आप इसको फिक्स कर दें वन रेवोल्यूशन के लिए, तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे यही इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। कैसे, हम जानते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए जो थीटा है वो 2 पाई के बराबर होता है, और जो टाइम है एक रेवोल्यूशन के लिए वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हम कह सकते हैं जो ओमेगा होगा वो 2 पाई ओवर टी के बराबर हो जाएगा। और अगर इसमें बेटा आप टी को सेपरेट करें, टी उधर जाके मल्टीप्लाई ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसमें बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर ओसिलेशन कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो आप कह लें जितनी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर बेटा आप इसका फार्मूला देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओवर टाइम ड्यूरेशन, जिसे आप f इज इक्वल टू एन ओवर टी लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो f को बेटा आप 1 ओवर टी भी लिख सकते हैं। अब इसके SI यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्स। और अगर आप 1 हर्ट्स को डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं 1 हर्ट इज डिफाइंड एज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टी की पावर -1। क्यों, क्योंकि बेटा ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो टी की पावर -1 के बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो ये बेटा ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। और अगर हम बेटा बात करें 1 रेवोल्यूशन की, और 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन। और एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम होता है वो बेसिकली टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी में हम क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई रेडियन फॉर 1 रेवोल्यूशन, और टी जो होगा वो टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। और वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा जो ओमेगा होगा आप कह सकते हैं 2 पाई ओवर टी। और अगर बेटा इसको मैं टी को सेपरेट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाई कांस्टेंट बाहर लिख दिया, अंदर आ जाएगा 1 ओवर टी। और 1 ओवर टी हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, उसकी जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बन जाएगा ओमेगा का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो और अब इसकी डायमेंशन क्या होंगी, हम कह देंगे यहाँ पर बेटा 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होंगी वही ओमेगा की डायमेंशन होंगी। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी कि टी की पावर -1, वही बेटा ओमेगा की भी डायमेंशन होंगी। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर विद सोल्यूशन। ब्रेन टीजर जो आपकी बुक में मेंशन है, फर्स्ट इफ x नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम then what will be the distance covered in 1 cycle या 1 vibration by a simple pendulum। तो
तो आप कह लें कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है एक्स नॉट। अब एक कंप्लीट रोटेशन की बात की जा रही है, आप कह लें यहाँ पर पॉइंट है ए से बेटा हमने जाना है मीन पोजीशन ओ की तरफ, तो कितना डिस्टेंस आएगा एक एक्स नॉट। अब ओ से वापस हमने जाना है बी पोजीशन तक, तो कितना डिस्टेंस आएगा ये भी एक्स नॉट। जब वापस आएंगे एक्स नॉट फिर एक्स नॉट, टोटल कितना हो जाएगा 4x नॉट। तो यहाँ पर बेटा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आप कह लेंगे 4x नॉट। ये आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। द बॉब ट्रेवल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एन एक्सट्रीम बैक टू द मीन एंड आप कह सकते हैं कि बैक टू द मीन कंप्लीटिंग 4 सेगमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड x नॉट, और यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ब्रेन टीजर 2, इसकी बात करते हैं। अ फिश कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग मेक्स 10 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड, तो बताएं उसका पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी, चलिए हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू n/t। n क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, t टाइम ड्यूरेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी मेंशन है 10, और टाइम ड्यूरेशन कितना है 20। वैल्यूज पुट करें और पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 10/20, जिसे आप 1/2 या फिर 0.5 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो t इज इक्वल टू 1/f। ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह, और फिर बेटा आप इसे डिवाइड करें तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें 5 MCQs हैं डिस्कस किए गए हैं। The magnitude of maximum displacement on either side of mean position is called, आप कह सकते हैं वो एम्पलीट्यूड होगा जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी बेटा हमने फाइंड आउट किया फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू टी की पावर -1। और अगर हम बेटा ओमेगा की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब हम जानते हैं 2π की तो बेटा कोई भी डायमेंशन नहीं होती, वो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी तो ओवरऑल एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी सेम डायमेंशन आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड डिटरमिन्स द एनर्जी कैरिड बाय एन ऑसिलेटरी वेव, तो हम जानते हैं बेटा वो एम्पलीट्यूड कवर करता है। कैसे, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि बेटा कांस्टेंट होती है, इसका मतलब वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, फॉर बॉडी हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ पर बेटा f की जगह 50 पुट करें तो ये 100π हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टम टेक्स 0.25 सेकेंड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है n/t, और अगर बेटा आप एक रेवोल्यूशन की बात करें n1 हो जाएगा, और टाइम कितना है 0.25 सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 4 हर्ट्ज आ जाएगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।